हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि शेड्यूल यानी कि फिर आपका क्या हो गया, अनुसूचियाँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए संविधान की अनुसूची। ठीक है, अनुसूचियों का जो लिस्ट है उस पर बात करेंगे और भारतीय संविधान की सभी जो अनुसूचियां हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी बात हम आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको हम लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम शेड्यूल के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली अनुसूची में क्या क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ठीक है उससे रिलेटेड क्या क्या चर्चाएं हैं उसके ऊपर। तो पहली अनुसूची में देखिए क्या है, भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में जो विभिन्न राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल की विशेषता याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि राज्य और केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है, ठीक है, उनको किस अनुसूची के तहत रखा गया है, तो याद रखिएगा पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम वर्तमान में बात करें, ठीक है, तो भारत की पहली अनुसूची में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, ये डाटा बदलता रहता है लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उल्लेखित हैं। ठीक है, किसी भी नए राज्य का अगर उल्लेख, किसी केंद्र शासित प्रदेश का अगर हम निर्माण करते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, उसको बनाया गया ना लेह को अलग से, लेह लद्दाख साइड को, और जम्मू कश्मीर को अलग। ठीक है, तो उसके लिए भी जो संशोधन करना पड़ता है, ठीक है, तो वो किस में करना पड़ता है, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद संविधान के अगर 69th संशोधन के लिए बात करें तो इसमें एनसीटी ऐड किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली को एक यूटी के रूप में और एक कैपिटल के रूप में भारत के एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो भी फर्स्ट शेड्यूल का ही मैटर था। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के ऊपर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना आपसे बनी रहती है। ठीक है, अब इसमें है क्या बताइए, अगर हम इसमें बात करें तो ये अनुसूची क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब किनके वेतन, किनके भत्ते, किनके पेंशन का उल्लेख बताइए, तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट रूप से, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों का, और जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, ठीक है, और भी इत्यादि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इनको देखिए, सबसे पहले आपका केंद्र है ना, केंद्र में और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन हमने कर लिया। दूसरी बात तो इन लोगों को सबसे पहले पैसा मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, तभी ये लोग क्या करेंगे, ओथ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जब तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो आप इसे कोरिलेट कीजिएगा। ठीक है, कि दूसरी अनुसूची में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं ये सब अपने वेतन, भत्ते और पेंशन लेते हैं, उसके बाद जाके ओथ लेते हैं। ओथ मीन्स शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिंकअप बनाए रखेंगे ना तो फिर आप ना इसे रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तो इसके पहले ही हमने चर्चा कर लिया था, इसमें जो अभी हमने जो जिस पोस्टों की बात करी थी उनसे रिलेटेड शपथ ग्रहण करने से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है। ठीक है,
तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब चौथी अनुसूची क्यों इम्पॉर्टेंट है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फोर्थ जो शेड्यूल है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को जो सीटें बांटी जाती हैं ना, आवंटित की जाती हैं कि इस राज्य में इतनी सीटें। ठीक है, आप जिस भी स्टेट के हैं कमेंट में बताइएगा कि आपके स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश का तो वहाँ पे वर्तमान में 31 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बताइएगा कि आपके राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, इसे एक बार आप खुद चेक कीजिएगा, क्या 31 ही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, बस चौथा अनुसूची यही है। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे जान के, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं, पांचवी अनुसूची के ऊपर बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है बताइए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उनके क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। ठीक है सॉरी, जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो आप सेवन सिस्टर की बात करते हैं, तो आसाम में कुछ है ना, आपने ये कॉन्सेप्ट याद किया होगा, है ना, एटीएम है ना, एटीएम मनी करके। तो वो जो टॉपिक है ना वो छठी अनुसूची का है, तो इससे आप कॉन्ट्राडिक्शन में मत लाइएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कुछ क्षेत्र बांटे गए हैं, असम में, मेघालय में, है ना, ऐसे कुछ स्टेट में उनका कुछ अपना पर्सनल एक एरिया दिया गया है, क्या करने के लिए, उस पर प्रशासन और उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये फिफ्थ शेड्यूल की बातें हैं। ओके, और अगर बात करें इन क्षेत्रों के बारे में तो मतलब कई राज्यों में ये क्षेत्र जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड प्रिजर्व किया गया, संरक्षित किया गया है फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको फिफ्थ शेड्यूल में मिल जाती है। किससे रिलेटेड, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पे उनका क्या होता है, प्रशासन होता है, उनका नियंत्रण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं छठी अनुसूची में जो एटीएम मनी करके हम याद करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ए से क्या है, असम है, टी से क्या है, त्रिपुरा है, एम से क्या है, मिजोरम है, और एम से क्या है, मेघालय है। ठीक है, तो अब छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले ये स्टेट हैं। अब यहाँ की क्या विशेषता है बताइए, जैसे मेघालय की बात करें, असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ना, तो जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है वो छठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, यानी कि असम के जनजातियों के बारे में, मेघालय के जनजातियों, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में जो उल्लेख आपको मिलेगा वो छठी अनुसूची में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। भाई आप अगर पाँचवा याद रखे हैं तो छठा आपसे कंट्राडिक्टरी में आ जाएगा। भाई फिफ्थ शेड्यूल भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करता है ना, छठा भी बात करता है, लेकिन आप स्पेशली अगर जाते हैं इन चार स्टेट के जनजातियों के ऊपर, ठीक है, और अनुसूचित जातियों के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे स्पेशली जनजातियों के ऊपर, ठीक है, तो जनजातियों की प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो छठा अनुसूची आता है सामने। तो ये डिफरेंस रहे आपके मन में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के बारे में बात करता है, लेकिन शेड्यूल 6 केवल जनजातियों के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शेड्यूल देखते हैं। देखिए सातवां जो शेड्यूल है ये काफ़ी ब्रॉड है, बस इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है उतना ही जानेंगे। सातवें अनुसूची में क्या है, जैसे जो लिस्ट है, ठीक है, वो बांटी गई हैं। अब लिस्ट क्या है, जैसे स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट के विषय क्या है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के विषय क्या है, और फिर सेंट्रल लिस्ट के विषय क्या है, ये बातें सातवीं अनुसूची में यानी कि सेवेंथ शेड्यूल में दी गई हैं। अब ये क्या है, विषय क्या है, वगैरह वगैरह, कन्फ्यूजन का मैटर हो रहा होगा। देखिए
संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट की बात करें तो उस पर 97 विषय ऐसे हैं जिस पे क्या कर सकता है। अब देखिए ये तो उस समय की संविधान लागू करने के समय में 97 विषय था। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो 100 विषय शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इस पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर विषय हैं जिनके ऊपर केवल संघ कानून बना सकता है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। तो इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे फॉरेन पॉलिसी हुआ यानी कि विदेशी नीति, रक्षा एंड डिफेंस, वार, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको हम संघ सूची की लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, संघ सूची में रखते हैं जो राष्ट्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो हितधारक, ठीक है, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो बताइए, संविधान लागू होते समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 5 विषय घटा के 61 विषय कर दिए गए हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो इसमें याद रखिएगा, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय हित के नहीं हैं, तो ये किसके हैं, किसी राज्य के हित के। ठीक है, किसी राज्य का आप देखेंगे पुलिस उस राज्य के कंट्रोल में होता है, वहाँ की जेल उस राज्य के कंट्रोल में होती है। स्थानीय शासन की बात करें तो उस राज्य के कंट्रोल में होता है। एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है तो उस राज्य के कंट्रोल में होता है। तो ये क्या है, राज्य सूची के विषय। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें अगर इन विषयों पे कानून बनाना है, ठीक है, तो इस पे जो अधिकार रखेगा उस राज्य का विधानमंडल रखेगा। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस कर सकते हैं यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। ठीक है, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची में ये बेसिक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रहित से संबंधित होने पर अगर केंद्र सरकार भी किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो आपातकाल लगाएगी, है ना, आपातकाल की स्थिति है तो, है ना, तो उसमें क्या होगा, स्टेट लिस्ट के किसी विषय पे वो कानून बनाएगी। ठीक है, और ऐसे स्थिति में अगर उस पर कंसेंट नहीं मिलता है, ठीक है, होता है ना, तो 6 माह इसका जो वैलिडिटी होगा वो 6 माह तक ही मान्य रहता है। ठीक है, अगर हम कोई विषय जैसे आपातकाल के समय किसी स्टेट लिस्ट के मैटर पे हम कोई कानून बनाएं, ठीक है, और आपातकाल समाप्त हुआ तो वो 6 माह तक उसका प्रभाव रहेगा, उसके बाद उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 7 की बातें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम समवर्ती सूची के ऊपर। हमने यूनियन लिस्ट यानी शेड्यूल 7 के अंतर्गत जो तीनों लिस्टियाँ थी तो दोनों लिस्ट के बारे में बात कर लिया था। अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, ऐसी विषय, ठीक है, जो राज्य और संघ दोनों के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर किसी मैटर पे संघ ने कोई अपना फैसला दिया है तो वो ज़्यादा सर्वमान्य होगा स्टेट के डिसीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ठीक है, इसके भी ऊपर हमने बात कर लिया। जब बना था तो इसमें 47 विषय थे, अभी इसमें 52 विषय हो चुके हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में। तो इसमें जो प्रमुख हैं जैसे विवाह का मैटर हुआ, तलाक का मैटर हुआ, शिक्षा का मैटर हुआ, बिजली और फिर फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट आप विशेष कर याद रखिएगा, ये किसका विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट का। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया। और समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट बेसिस क्वेश्चन में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में आपको पता ही है इसमें किसके विषय में बात होती है, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के ऊपर चर्चा है। तो कितनी भाषाएं शामिल हैं, कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, ये वर्तमान सिनेरियो है। लेकिन अगर हम बात करें जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी ये वर्तमान में
22 भाषाएं हो चुकी हैं, यानी कि इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं और जहाँ से आपसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी को, ठीक है, 14 में ऐड किया गया, तो ये हो गया कितना, 15। ठीक है, तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा जुड़ी और 14 के बजाय वो 15 लैंग्वेज हो गया। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा नमक मिलाया जाता है लैंग्वेज में। अब नमक मिलाया जाता है मतलब क्या, NMK, ठीक है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 8 भाषा, 8 नहीं 15 और 3 18। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 18 भाषाएं पहुंच आई। कब तक, 1992 तक। किस में, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 2003 में फिर से संशोधन होता है, 52वां संविधान संशोधन, और इसमें 4 भाषाएं ऐड की जाती हैं। ठीक है, उसमें कौन है, BD यानी कि बोडो, डोगरी, है ना, और देखिए बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, यानी कि BDMS, तो बोडो मास पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इसको भी याद रखिएगा, BDMS। ठीक है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक है, मैथिली और संथाली, तो ये भाषाएं 4 ऐड होती हैं कब, 2003 के 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं ऐड होके 18 में आप 4 ऐड करते हैं तो 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो ये विषय था क्या, 8वीं अनुसूची का। ठीक है, तो ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, संसद संविधान में संशोधन करके नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में और भी जोड़ सकता है, और जो है उन्हें हटा भी सकता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए इसको कब ऐड किया गया, संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, इसको 9वीं अनुसूची को। उसके बाद इस अनुसूची के अंतर्गत क्या है, संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख इस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, और इसकी विशेषता क्या है, अगर कोई भी विषय इसमें शामिल हो जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अगर कोई सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब 10वीं अनुसूची की बात करें तो क्या है, संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें ऐड किए गए। ठीक है, आया राम गया राम कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। तो 10वीं अनुसूची की विशेषता याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची के ऊपर। ठीक है, तो संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए जब पंचायती राज की बात करते हैं, ठीक है, या फिर लोकल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये सामने आती है 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे ऐड किया गया और इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में, ठीक है, क्या है, पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट जुड़े हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, जो राज्य के, ठीक है, जो राज्य में विषय जुड़े हुए हैं, ठीक है, राज्य में किसके अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, कितने विषय ऐड किए गए हैं, 29 विषय। और उस तरह से अगर आप जाते हैं किसमें, शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में, तो वहाँ पे पहले कितने थे बताइए, अभी हमने देखा था पहले कितने थे उसमें,
यहाँ पे हमने देखा था कितने थे, पहले थे 66, ठीक है, बाद में 61 हो गए हैं। ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे है ग्राम पंचायत से रिलेटेड बात, तो यहाँ पे कितने विषय हैं, 29 विषय है, ठीक है। तो वर्तमान की बात है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से रिलेटेड 29 विषय जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 12वीं अनुसूची का। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, इसको कब जोड़ा गया, इसको भी 1993 में ही जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के विषय में कितने विषय हैं, 18। तो एग्जाम में पूछेगा ग्राम पंचायत के अंतर्गत अधिक विषय हैं या फिर नगर पालिका के, तो याद रखिएगा नगर पालिका के कितने हैं, 29, सॉरी पंचायत के अंतर्गत हैं कितने, 29, ठीक है, 29 सब्जेक्ट हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत, और नगर पालिका के अंतर्गत कितने हैं, 18, ठीक है। तो दोनों में अधिक किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास, ठीक है। चलिए, आज से जो हमने सीखा है आज के सेशन में, उसमें जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, देखिए इसे अटेंड कीजिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, आपके पास ऑप्शन है 10, 11, 12, 15। इसका राइट आंसर होगा 12, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए हमने इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लिया, ये आंसर है, ठीक है। और कितनी अनुसूचियां और किस अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, अभी हमने बात किया था, ठीक है। तो बताइए कितने, 18 या फिर 29। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और 29 है किसके अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तो दोनों में डिफरेंस मैंने पहले ही तैयार करवाए थे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, वो आपको जवाब यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए। अभी हमने डिटेल में बात किया था, किससे, इसमें जो सेंट्रल लिस्ट है यानी कि यूनियन लिस्ट, उसके बाद क्या है, स्टेट लिस्ट, और उसके बाद क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन लिस्टों में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने क्या हैं, इसके विषय में चर्चा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में इसमें कितने हैं, 100, वर्तमान में इसमें कितने हैं, 61, और इसमें कितने हैं, क्वेश्चन मार्क, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे है, इसको एक बार यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बताइए। हमने डिटेल में अभी देखा था, बताइए। 14, 15, 20 या 22, कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और अभी हमने बात किया था, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थीं, 14। बाद में इसे 8 ऐड हुई, 8 कैसे कैसे ऐड हुई, तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में एक भाषा सिंधी जुड़ा। उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट होता है, 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है क्या, बताइए। 21st, 71st या फिर 72nd, बताइए कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें नमक ऐड हुआ। उसके बाद 2003 में ऐड होता है क्या, BDMS, ठीक है, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 भाषाएं जुड़ती हैं। तो बताइएगा ये और ये अमेंडमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ नेक्स्ट पेज पे आपको मिल ही जाएगा, है ना, नहीं मिला आप जाके देखिएगा उसको। और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।